आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, प्रीतनगर के राजा सोमभद्र अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा के प्रति उनके उदात्त विचार थे। अपनी समस्त प्रजा को पुत्रवत मानते थे, जबकि राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। पर राज्य का कारभार, राज्य का उत्तरदायित्व उनके ऊपर बचपन से ही आ पड़ा था। फलस्वरूप बचपन में ही उन्होंने काफी कुछ समझ लिया था, सीख लिया था। जब दोस्तों जिम्मेदारियां आती है ना कंधे के ऊपर, तो इंसान अपने आप सुदृढ़ भी होता चला जाता है और सीखता भी चला जाता है। राजा सोमभद्र का विवाह मंत्री चाहता था कि उसकी इकलौती पुत्री के साथ हो, पर राजा जानते थे कि मंत्री की पुत्री अत्यंत गर्विष्ठ है, अहंकारिणी है, और सुनने में भी आया था कि उसका चाल चलन भी इतना ठीक नहीं है। तो राजा हंसकर अपने मंत्री से कहते कि अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी भी क्या है, और मेरे विवाह की चिंता तुम मत करो। एक दिन राजा सोमभद्र अपने अंगरक्षकों के साथ एवं कुछ चुनिंदे सिपाहियों के साथ आखेट के लिए अपनी नगर की सीमा को लांघकर जंगल के अंदर चले गए। सवेरे से निकले हुए थे, मध्याह्न तक उनको कोई शिकार नहीं मिला। एक हिरन मिला तो वो भी इतनी तेज चौकड़ियां भरते हुए जंगल में कहां लुप्त हो गया पता ही नहीं चला। आखिर राजा थके हारे एक पेड़ के नीचे अपने अंगरक्षकों के साथ में बैठते हैं और कुछ जलपान करते हैं। फिर से राजा आखेट के लिए और उस भागे हुए हिरण को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मन ही मन सोचते कि आज इस हिरण को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार मैं करके ही रहूंगा। और दोस्तों, सायंकाल होने लगी, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। इसी बीच इतना भयंकर तूफानी हवा शुरू हो गई और हल्की बूंदाबांदी के साथ में कब घमासान वर्षा प्रारंभ हो गई पता ही नहीं चला। इस बीच आंधी तूफान के अंदर राजा के अंगरक्षक और सैनिक तितर बितर हो गए, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि आंखों के सामने क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा अपने घोड़े के ऊपर समारूढ़ होते हुए उसे एड़ लगाकर किसी सुरक्षित स्थान की खोज के अंदर इतस्तत घूम रहा था, पर दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। आखिर राजा से उसके सैनिक और अंगरक्षक बिछड़ गए। अंधेरा छाने लगा था, तूफान धीरे धीरे कम होने लगा था, पर राजा इस भयानक जंगल में जानता था शिकारी जानवरों के साथ साथ ये जंगल भी खतरनाक है। यहां मुझे रात्रि विश्राम के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधेरा काफी घिरने लगा था। राजा जब तूफान कुछ शांत हुआ तो इतस्तत नजर दौड़ाने लगे कि कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए। अचानक उन्होंने सुदूर देखा, कहीं धुआं निकल रहा है और अनंत आकाश को छू रहा है। राजा को अनुमान हो गया कि वहां जरूर कोई होगा, और राजा उसी दिशा में अपने घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंच गए। देखा तो वहां पे एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी। राजा ने उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। कुटिया से एक वृद्ध बाहर आया
और हाथ जोड़कर पूछने लगा कि आप कौन और कैसे यहाँ किस तरह से आए। राजा ने कहा कि मैं राहगीर हूं और रास्ता भटक जाने से अब अंधेरा भी हो गया है, मैं आश्रय चाहता हूं। आज की रात क्या मैं आपके यहां पर रुक सकता हूं? वृद्ध उसे भीतर लेके गया। इस बूढ़े की एक सुंदर जवान लड़की थी। जब उसे पता चला कि घर में कोई आया है, अपनी कुटिया में कोई आया है, तो उसने फटाफट गर्मा गर्म खाना बनाया और राजा के सामने थाली परोस दी। राजा उसके रूप और यौवन को बस देखता ही रह गया। जंगल के अंदर ये सुंदरी कौन है? खैर, राजा ने खाना खाया, भूख तो लगी हुई थी। खाना राजा के राजभवन में जैसे पंच पकवानों के साथ में स्वादिष्ट होता है वैसा तो नहीं था, पर उससे कई गुना ज्यादा स्वाद उसमें आ रहा था, क्योंकि भूख सबसे बड़ा स्वाद होती है। आप भूख लगने के बाद यदि खाओ ना रूखी सूखी भी, आपको वो अमृत की तरह महसूस होगी। उसको खाने से पूर्ण संतुष्टि भी आएगी। राजा संतुष्ट हो गया। वार्तालाप चलता रहा। इस जंगल में क्यों रहते हो, क्या करते हो, सारी बातें पूछती रही। उसने कहा हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। इसकी माँ थोड़े समय पहले ही काल कलवित हो गई और हम लोग जंगल में ही रहते हैं। लकड़ियाँ काट के मैं अड़ोसी पड़ोसी गांव के अंदर बेच के आता हूँ और उसी से हमारा गुजारा चलता है। राजा दूसरे दिन भोर होते ही अपने राजभवन की तरफ निकल पड़ा, पर राजा का मन उस सुंदरी में अटका पड़ा था। उसका नाम था हेमलता। हेमलता, जैसा उसका नाम हेमलता, वो कंचन की तरह, सोने की तरह उसके अंदर चमक थी। राजा मन ही मन उसे प्रेम करने लगा था और राजा ने अपना निर्णय आखिर 2-3 दिन में अपने समस्त पदाधिकारियों को, मंत्री सामंत वगैरह को, महामंत्रियों को, सबको सुना दिया कि मैं हेमलता से विवाह करने वाला हूं। ये सुनते ही जिस मंत्री के साथ में राजा के विवाह के सपने जो मंत्री देख रहा था, उसका सपना चूर चूर हो गया। पर राजा के सामने तो कुछ कह नहीं सकता था। आखिर वो दिन आ गया। राजा हेमलता के पिता से उसका हाथ मांग लेता है और धूमधाम से हेमलता के साथ में इनका विवाह हो जाता है। राजा की गृहस्थी अत्यंत सुचारू रूप से चल रही थी, पर इधर मंत्री राजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए तभी से ताने बाने बुनने लग गया था। एक एक को अपने पक्ष में साम दाम दंड भेद की नीतियां अपना करते चला जा रहा था। इधर हेमलता ने एक सुंदर सी, उसी का प्रतिरूप हो मानो, लड़की को, कन्या रत्न को जन्म दिया। नगर के अंदर खुशियां का माहौल छा गया कि लक्ष्मी का अवतार साक्षात राजा के घर में आया है, उत्पन्न हुआ है। अब ये मंत्री और ज्यादा संत्रस्त हो गया। अब तो राजा को लड़की भी हो गई है। 2 वर्ष के बाद हेमलता ने एक और कन्या रत्न को पैदा किया, जिसका नाम था कामिनी, और पहली लड़की का नाम उन्होंने रखा था कंचन। कंचन और कामिनी, इन दोनों का योग। दोनों लड़कियां अत्यंत सुंदर थी। मंत्री ने कहा कि महाराज, अब समय आ गया है, आपकी भी उम्र होती चली जा रही है, पर एक पुत्र रत्न तो अवश्य चाहिए। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि हेमलता के भाग्य में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां लिखी हुई हैं। आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, क्या पता पुत्र रत्न हो जाए, क्योंकि आपके पश्चात राज्य को एक उत्तराधिकारी भी चाहिए। पर राजा सोमभद्र नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक पत्नी निष्ठा हूं,
मैं हेमलता के अलावा दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब मंत्री ने समझ लिया कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस बीच मंत्री ने काफी पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर लिया था। एक दिन उसने, दोनों लड़कियां छोटी छोटी थी, रानी हेमलता के कक्ष में एक भयंकर कोबरा छोड़ दिया। परिणाम वही हुआ जो मंत्री ने सोचा था। हेमलता को उस कोबरे ने डस लिया और वो कोबरा ऐसा था कि डसते ही उसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। उसी क्षण एक 10 सेकंड के अंदर हेमलता का शरीर निर्जीव हो गया। अब राजा को बड़ा दुख हुआ, ये क्या हो गया। छोटी छोटी दोनों लड़कियों को अपने गोदी में लेकर राजा दिन रात रोने लगे। राजा का राज्य कार्यभार की तरफ बिल्कुल भी अब ध्यान नहीं जा रहा था। मंत्री ने इसका और फायदा उठाया और जो राजा का रसोइया था उससे मिलकर उसे भी कहा कि आज राजा के भोजन के अंदर कालकूट विष मिश्रित कर देना, जिससे राजा एक निवाला खाते ही समाप्त हो जाए। और उस रसोइये ने भी वैसा ही किया। इस बीच राजा की जो दाई थी, जिसने राजा को भी पैदा किया था, जो अभी काफी वृद्धा हो चुकी थी, उसे ये सब कुछ षड्यंत्र समझ में आ चुका था। सबसे पुरानी थी, सबसे विचक्षणा थी। जैसे ही राजा ने भोजन किया और राजा इस देह को छोड़कर परलोकवासी हो गए, ये दाई ने समझ लिया कि अब इन बच्चियों की, कंचन और कामिनी की जान बचाना मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है। और वो रातों रात वहां से उन दोनों लड़कियों को लेकर जंगल के अंदर आ गए। इधर कोहराम मच गया और मंत्री ने दूसरे ही दिन राज्य सिंहासन के ऊपर अपने आप को स्थापित कर दिया। क्रूर था। प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी थी। पर अब क्या होता है, मंत्री ने ढूंढा दोनों लड़कियां कहां गई, पर कुछ पता ही नहीं चला। मंत्री ने सोचा छोटी छोटी तो बच्चियां हैं, छोड़ो। और वो प्रजा के ऊपर क्रूर और अत्याचारिता के साथ में अन्याय करने लगा, क्रूरता के साथ में। खैर, इधर कंचन और कामिनी को वो दाई धीरे धीरे बड़ा करने लगी। दाई के पास जमा पूंजी थी ही कितनी, पर उस जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर वो इन दोनों का लालन पालन और पोषण करने लगी। कहीं राजा के किसी भी गुप्तचर ने हमें देख लिया तो मैं तो जाऊंगी, पर मेरे साथ साथ अब मेरी उम्र भी क्या है, मैं चली भी गई तो मुझे कोई रमगम नहीं, पर ये दोनों बच्चियां यदि चली गई, मार दी गई, तो राजा का वंश समाप्त हो जाएगा। अब ये लड़कियां थोड़ी सयानी होने लगी। 12-12, 13-13 साल की जब ये हो गई तो दाई ने एक दिन उन दोनों को बुलाकर कहा कि बच्चियों, तुम कोई साधारण घर की नहीं हो। आज तक तुम्हें यही पता चल रहा है कि मैं तुम्हारी नानी हूं, पर नहीं, तुम राजा सोमभद्र की पुत्रियां हो। तुम्हारी मां हेमलता, और किस तरह से मंत्री ने षड्यंत्र करके राज्य हड़प लिया और तुम्हें मैं कैसे बचाकर यहां तक लेके आई हूं, सारा किस्सा इस दाई ने उन्हें सुना दिया। दोनों कंचन और कामिनी सयानी तो हो चुकी थी, पर अपने भाग्य के ऊपर रोने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। खैर, करीब 2 साल के पश्चात दाई भी अत्यंत बीमार रहने के कारण से और उम्र का तकाजा भी था, करीब करीब वो 92 की हो चुकी थी,
वो भी इन दोनों बच्चियों को अकेला छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। अब इन बच्चियों का कोई नहीं था। जंगल में दोनों बहनें एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम करती थी। दोनों रहने लगी, जंगल से ही कंदमूल लेकर आती और उसे बनाकर, पकाकर, खाना बनाकर अपना उदर पोषण करती थी। काफी कुछ कलाएं जन्मजात ये सीखी हुई थी। आखिर राजघराने की लड़कियां होने से प्रत्युत्पन्न मती भी थी, पर ये जो बड़ी थी कंचन, अत्यंत सरल, अत्यंत विनम्र, अपनी छोटी बहन कामिनी का बड़ा ख्याल रखती थी। पर कामिनी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की थी। उसे पहले से ही आभास हो जाता था कि कुछ होने वाला है। एक दिन उन्हीं के उस जंगल के अंदर पड़ोसी राजा का राजकुमार सूर्यभान और मंत्री पुत्र वीर प्रताप सिंह, ये दोनों अत्यंत बचपन से ही दोस्त थे और जंगल के अंदर ये भी आखेट खेलने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए उसी जंगल में आए। छोटी बहन बाहर गई हुई थी कंदमूल लेने के लिए। इसी बीच एक तीतर को राजपुत्र सूर्यभान ने, राजकुमार ने निशाना मारकर मार दिया और वीर प्रताप को कहा कि बहुत भूख लगी है, तुम जंगल के ये लकड़ियों को इकट्ठा करके, काष्ठखंडों को इकट्ठा करके इस तीतर को पकाओ और मुझे खिलाओ। वीर प्रताप रसोई बनाने के लिए बैठ गया और ये अच्छा कुक भी था, पर उसकी नजर जब अचानक कंचन के ऊपर पड़ी तो देखता ही रह गया कि इस सुनसान वीरान जंगल के अंदर इतनी सुंदर सुंदरी कहां से आ गई। वो धीरे धीरे एक चुंबक की तरह खींचा चला गया और कंचन के पास पहुंच गया। इसी बीच जलने की स्मेल आने लगी तो भागा, तीतर पूरा ही जल चुका था। कंचन को हंसी आ गई। उसने कहा, चिंता मत करो, मांस खाना छोड़ दो, आज मैं तुम्हें सुस्वादिष्ट भोजन बनाकर देती हूं। और कंचन ने कंदमूलों से सुंदर डिश तैयार की, खाना तैयार किया और वीर प्रताप सिंह को देते हुए कहा कि ये लेके जाओ। वीर प्रताप सिंह उस खाने को लेकर राजकुमार सूर्यभान के पास पहुंचा तो राजकुमार इसी बीच सोचे जा रहा था कि वीर प्रताप अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाया, उसे इतनी देर कभी नहीं होती है। और इसी बीच जब उसके सामने केले के पत्ते के ऊपर वो सुस्वादिष्ट भोजन दिखा तो लपक पड़ा और कहा कि ये तुम कहां से लाए और कैसे बनाया। और वो तीतर, वीर प्रताप सिंह ने अपने मित्र को सब कुछ कह सुनाया कि वो तीतर जल गया। मैंने ऐसी सुंदरी देखी तो मेरा ध्यान ही उसकी तरफ आकृष्ट हो गया और उसको देखने के चक्कर में वो तीतर पूरा ही स्वाहा हो गया। उसी लड़की ने आपके लिए ये खाना बनाया है। राजकुमार ने कहा कि मैं उसे देखना चाहूंगा। दोनों वहां पर पहुंचते हैं। इसी बीच पहुंचने के पहले कामिनी आ जाती है और कामिनी को कंचन सब कुछ बता देती है। कामिनी को पूर्वाभास तो था ही। उसने कहा कि अब वो राजकुमार जरूर तुम्हें आकर देखेगा और पसंद करेगा। मैं छुप जाती हूं और वो तुम्हें लेके भी जाएगा क्योंकि तुम हो ही ऐसी। पर तुम जाओ और हमारे बारे में कभी भी कोई भेद मत खोलना। हां, तुम जाते जाते बाहर जो मैंने बहुत सारे फूल लाए हैं, वो गासोड़ी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर, वो पूरी की पूरी पोटली तुम उसमें से एक एक फूल डालती जाना ताकि तुम किस दिशा में जा रही हो, लास्ट गंतव्य तुम्हारा कहां है वो मैं समझ जाऊंगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। इतनी बात कह के वो पेड़ के ओट में छुप गई। जैसे ही ये आए और इन्होंने कंचन को देखा तो सूर्यभान तो कंचन के ऊपर उसी समय मोहित हो गया। उसने पूछा कि तुम यहां कैसे। उसने कहा कि हम गरीब लकड़हारे की लड़की हूं, मेरी मां अभी थोड़े दिन पहले ही स्वर्गवासी हो गई, अब मैं यहां पर एकाकी रहती हूं।
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो राजकुमार सूर्यभान ने उसने मनगढ़ंत कहानी संक्षिप्त में सुना दी। सूर्यभान उसके रूप और लावण्य के प्रति इतना मोहित हो गया, हठात उसके मुंह से निकल गया, क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? इसने कहा क्यों नहीं, तो तुम मेरे साथ ही चलो। और सूर्यभान ने कंचन को अपने ही घोड़े के ऊपर बिठाया। उसने वो पोटली ली जो फूलों से लदी हुई थी और वीर प्रताप के साथ, दूसरे घोड़े पर वीर प्रताप थे, ये अपनी राजधानी की तरफ निकल पड़े। अब ये बीच बीच में एक एक फूल डालती हुई जा रही थी। पीछे पेड़ के पीछे छुपी हुई कामिनी भी निकली और उन फूलों को देखते हुए, रास्ता समझते हुए वो भी इनकी राजधानी के अंदर पहुंच गए। इधर सूर्यभान ने अपने माता पिता से कहा कि पिताश्री, मैं इस सुंदरी के साथ में विवाह करना चाहता हूँ। ये जंगल में थी, छोटी सी कुटिया में ये रहती थी एकाकी, इसके माता पिता कोई नहीं है। सूर्यभान का पहले से भी विवाह हो चुका था, पर सूर्यभान की जो पत्नी थी वो भी एक नंबर की अहंकारिणी थी और उससे कोई संतान भी अभी तक इसे नहीं हुई थी। ये भी चाहता था राजा कि मेरा पुत्र यदि दूसरा विवाह कर ले तो शायद मुझे पोते का मुंह देखने के लिए मिल जाए। तो राजा और रानी दोनों प्रसन्न हो गए, क्योंकि कंचन इतनी तरह से सुंदर थी और इतनी सरल और मानो साक्षात लक्ष्मी की प्रतिरूपा थी। उसे देखते ही राजा रानी भी एक सेकंड के अंदर अपना मन उसे दे चुके और कहने लगे कि ये सचमुच में हमारे राज्य की राज्य लक्ष्मी बनने योग्य है। और धूमधाम से जब इसके विवाह की बात चली तो पहली वाली जो थी सूर्यभान की पत्नी, मन ही मन जैसे घायल नागिन की तरह तड़फड़ाने लगी, क्योंकि पहली रानी की मां भी उसके साथ ही रहती थी और यही कारण था कि उसके संस्कार ऐसे थे, अहंकार सातवें आसमान को छूता था। पर वो जानती थी सूर्यभान जी ने जो एक बार निश्चय कर लिया वो अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अब उन्हीं की खुशी में खुशी जाहिर करते हुए कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो संतान मैं आपको नहीं दे सकी हो सकता है ये कंचन दे दे। और कौन कहता है कि हम सौतीलिया बन के रहेगी, हम तो सगी बहनों से भी बढ़कर बन के रहेगी। इस तरह से उसने माहौल बनाया वहां पर कि सबको लगा कि वाह, जब अब पहली रानी भी इतनी खुश है तो सारी की सारी प्रजा को भी अच्छा लगने लगा और धूमधाम से कंचन का विवाह हो गया। इस बीच कामिनी, एक गुप्तचरों की तरह ही थी कामिनी, तो उसने फटाक से देख लिया कि एक वृद्धा वहां से निकलती है महल से। वो उसके पीछे हो लेती है और कहती कि माई, मैं गांव से आई हूं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं दासी का भी काम मिल गया तो मैं हंसते हंसते करूंगी, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। उसने इस तरह से कहानी बनाई कि जो राजघराने की दाई थी, दासी थी, वो पिघल गई। उसने कहा कि मेरी बेटी भी अभी जवानी में ही भगवान को प्यारी हो गई और तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरे घर पे रह सकती हो। और रही बात तुम्हें, मैं राजघराने के अंदर दासी की नौकरी तो दिला ही सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही यहाँ काम कर रही हूँ, मेरी बेटी भी यहाँ काम करती थी। ये बड़ी खुश हो गई। और दूसरे ही दिन कामिनी को ये दासी बड़ी वाली रानी के पास, राजकुमार ने जिसके साथ शादी की थी सूर्यभान राजकुमार ने, उसके पास लेके गई और कहने लगी कि ये मेरी भतीजी है, गांव से आई है, इसका इस संसार में कोई नहीं है, मैं चाहती हूं कि ये आपकी सेवा करे। ऊपर से नीचे तक घमंडी पत्नी ने, जो सूर्यभान की पहली पत्नी थी, उसने देखा और कहने लगी कि देखो,
यहां पर तुम यदि मेरे दिशा निर्देशानुसार चली तो समझ लो तुम जिस काम के लिए यहां पर आई हो, तुम बहुत गरीब हो ना, और तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम्हें मैं माला माल कर दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती हो इतना तुम्हें पैसा मिल जाएगा, इतना तुम्हें सोने चांदी से मैं मढ़ दूंगी। पर मेरे खिलाफ ये सारी दासियां वगैरह है, इनसे बच के तुम्हें जो मैं कहूं वैसा ही करना है। कामिनी समझ गई, उसे तो एक सेकंड के अंदर बू आ गई कि यहां पर भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जाने वाला है। और वो जानती थी, क्योंकि उसकी मां हेमलता के साथ में क्या हुआ था, उसके पिता सोमभद्र के साथ में क्या हुआ था। राजघराने के अंदर इस तरह से प्रपंच षड्यंत्र होते ही रहते हैं। उसने हंसते हंसते कहा कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलूंगी। अब कामिनी बड़ी खुश हो गई। वो नई पत्नी मतलब उसकी सौतन कंचन के पास इसे लेके गई और कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दासी लेकर आई हूं, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, इसे ठुकराना मत। जैसे ही कंचन ने कामिनी को देखा, अपने आप के आश्चर्य को बरबस उसने रोका। बड़ी खुश हुई भीतर ही भीतर कि वाह, कामिनी तो सचमुच में यहां आ गई। और जैसे ही वो पहली पत्नी सूर्यभान की चली गई कुछ आवश्यक कार्य से, तो कंचन और कामिनी दोनों आलिंगबद्ध हो गए। कामिनी ने कहा, दीदी किसी को भनक तक मत लगने देना कि मैं तुम्हारी बहन हूं, क्योंकि यहां पर भी जिस तरह से हमारे माता पिता के साथ षड्यंत्र रचा गया था, उस तरह से षड्यंत्र शायद हो सकता है। जब समय आएगा तो बता देना। पर कंचन ने कहा, समय आने की क्या बात है, मुझे सूर्यभान इतना प्रेम करते हैं, मैं उन्हें आज ही बता देती हूं, हम आराम से यहां रहेंगे, क्यों तुम दासियों की तरह रहती हो। पर कामिनी ने कहा, नहीं, उपयुक्त समय आने के बाद ही तुम बताना। वो बेचारी कंचन चुप हो गई। इस बीच ये दिखाने के लिए पहली पत्नी इतना आडंबर रचती थी, उसे लगता था कि ये तो मेरी सगी बहन है कंचन, पर अंदर ही अंदर वो षड्यंत्र रचे जा रही थी। अब होता क्या है, कंचन पेट से आती है, मालूम पड़ता है नगरवासियों को और सबको के कंचन मां बनने वाली है, राजकुमार सूर्यभान पिता बनने वाले हैं। राजकुमार सूर्यभान के माता पिता भी बड़े खुश होते हैं कि वाह, हमारे जीते जी हम अपने पोते को भी देख लेंगे। पर इसी बीच जैसे जैसे प्रसव वेदना बढ़ने लगती है, पहली जो पत्नी रहती है सूर्यभान की, उसके षड्यंत्र भी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगते हैं। कामिनी को अपने साथ लेकर और एक दाई जो प्रसव के बाद में बच्चा पैदा करने के लिए प्रसव कक्ष में जाने वाली थी, उसको अपने अधीन करके उसने कह दिया कि जैसे ही कंचन ने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, वो उठाकर उसे मार देना और उसकी जगह पर एक बिल्ली का बच्चा रख देना जो नवजात है। जब कामिनी को यह षड्यंत्र पता चला, सोचा कि यदि मैं ना बोल दूंगी तो ये इतनी दुष्टा है, किसी और से काम करवा लेगी। उसने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकती हूं। विश्वास तो इसने हासिल कर ही लिया था और वही हुआ। जैसे ही प्रसव के बाद कंचन ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई, दाई ने उसे लेकर कामिनी को दे दिया और कामिनी ने एक छोटे से नवजात बिल्ली के बच्चे को उस दाई के पास छोड़ दिया। दाई ने उस बच्चे को वहां पटक दिया, क्योंकि कामिनी को कहीं पर भी आने जाने की रोक टोक नहीं थी। वो पहली पत्नी की दासी थी, सबको आदेश था। नवजात शिशु को लेकर कामिनी
उसी वृद्धा दायन के पास आई, दासी के पास आई, जिसने उसे रखा था और कहा कि मां इसे संभाल के रखो, ये मेरी बहन का लड़का है। इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी जाना है। और आनंद फानन में उस दासी के पास, जो कि वृद्धा हो चुकी थी, जिसने इसको वहां पर नौकरी दिलाई थी, छोड़कर ये फटाफट गुप्त रास्ते से महल में आ गई। देखा तो वहां पे तो कोहराम मचा हुआ था। इस तरह से कोहराम कि कंचन ने एक पुत्र रत्न के बजाय या पुत्री के बजाय एक बिल्ली के बच्चे को पैदा किया है। सब उसको पोस रहे थे, उसके भाग्य को भर्त्सना करते हुए तिलांजलि देने के लिए हताशा और निराशा अभिव्यक्त कर रहे थे कि कितना भाग्य खोटा है इस राजकुमारी का, जिसने सूर्यभान के साथ में विवाह किया। थी तो जंगल की, जंगली बच्चों को ही पैदा करेगी। तरह तरह की बातें करने लगे लोग। अब राजकुमार सूर्यभान ने भी सोचा तो उसका माथा ही ठनक गया। कई दिनों तक वो कंचन के पास गया भी नहीं, पर बारंबार उसे फिर से याद सताने लगी, क्योंकि कंचन भोली थी, सरल थी, उसका प्रेम उसे खींच कर लाया। इस बीच कामिनी ने कंचन से कहा कि दीदी चले चलो यहां से, हम कहीं पर भी जाकर अपना आशियाना बना लेंगे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी तक कामिनी ने अपने बहन को ये नहीं कहा कि ये सब षड्यंत्र के पीछे तुम्हारी बड़ी रानी है, क्योंकि कहती भी तो कोई विश्वास नहीं करता और ये दबा दी जाती। वो समय को जानती थी कि जब तक सही समय नहीं आता है मुंह से एक शब्द भी निकालना नहीं, और इस बीच अपनी बहन को भी उसने कुछ नहीं बताया। खैर सूर्यभान राजकुमार फिर से कंचन के पास आने लगे और फिर से कंचन गर्भवती हो गई। इस बार पहली पत्नी जो थी सूर्यभान की, वो सोचने लगी कि इस बार भी मैं इसे सफल नहीं होने दूंगी, और राजकुमार सूर्यभान इससे दूरियां बना ले, बस उसका एक ही मकसद था। आखिर कामिनी को साथ में लेकर, उसी दाई को साथ में लेकर इस बार उसने कहा कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको हटाकर, उसको मारकर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख दिया जाए। पूरी प्लानिंग के अनुसार इस बार भी वैसा ही हुआ। अब तरह तरह की बातें होने लगी। इस बार भी कामिनी ने उस बच्चे को उठाया और अपनी मां जिसे समझने लगी थी, वो जिसने उसको नौकरी दी थी, आज उसी की वजह से ये दोनों बच्चे बचे थे। यदि वो जाकर रानी से नहीं मिलती तो शायद ये बच्चे भी मार दिए जाते। वो मन ही मन उसे अपनी मां जैसा मानने लगी थी। फिर सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं सब कुछ बता दूं, और कामिनी ने उस बुढ़िया को सब कुछ बता दिया। ये दूसरा बच्चा भी कंचन का है, जो मेरी बहन है। ये दासी अत्यंत चतुर थी और एक निष्ठ स्वभाव वाली थी, अच्छा सोचने वाली थी। उसने कहा कि कामिनी, अब यहां पर हमारा रहना भी ठीक नहीं है। कदाचित कहीं किसी को मालूम पड़ गया तो हम दोनों के साथ में इन मासूमों की भी जान चली जाएगी। हम जंगल में जाकर कहीं और जाकर रहेंगे। उसने कहा ठीक है, आज ही मैं पहली वाली उस रानी के पास जाती हूं और कहती हूं कि मेरा विवाह होने वाला है, तो मुझे अब घर जाना पड़ेगा, अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर वहां से चली गई। और इस बीच कंचन को राजकुमार सूर्यभान ने कारावास के अंदर डाल दिया, क्योंकि राजकुमार सूर्यभान के माता पिता भी ये इस तरह से अपयश अपना सुन नहीं पाए, और वे दोनों एक साथ युगपत कालकलवित हो गए। सदमे के कारण मर गए कि ये कैसी लड़की के साथ में हमारा सूर्यभान का विवाह हो गया है, जो हमारी तो इसने नाक ही कटवा दी। आज तक जो कहीं नहीं हुआ हमारे राज्य में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है। इधर कामिनी
सूर्यभान की पहली पत्नी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती कि मेरा विवाह सुनिश्चित हो गया है, तो मेरे रिश्तेदार मेरा विवाह करना चाहते, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इतना कहकर उसे भी अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, दास दासियों की तो कोई कमी नहीं थी, और ये तो खुश थी कि रास्ते का कांटा साफ हो गया, क्योंकि कंचन को सूर्यभान ने कारावास के अंदर डाल दिया था। कोई पूछा नहीं। इधर वीर प्रताप भी बार बार सूर्यभान को कहने लगे थे, क्योंकि अब ये वीर प्रताप जो उसका मित्र ही था, पर इसके राजा बनने के बाद, क्योंकि राजा और रानी सूर्यभान के मतलब माता पिता काल कलवित होने के बाद में सूर्यभान को राज तिलक कर दिया जाता है, राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया जाता है। तो सूर्यभान अपने मंत्री पुत्र वीर प्रताप सिंह को, जो कि उसका मित्र था, दोस्त था, उसे मंत्री बना देता है। ये भी कई बार अवसर आने पर सूर्यभान से कहता कि मुझे तो कंचन के मतलब भाभी के बारे में कुछ ना कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है, पर सूर्यभान सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे जैसे ही कुत्ते और बिल्ली की बात याद आती, उसे नफरत सी होने लगी थी। इस बीच कामिनी उन दोनों बच्चों को लेकर, उस दाई को लेकर जिसे वो अपनी मां मानती थी, उसी झोपड़ी में आ गई जहां पर ये दोनों बहनें रहती थी। 5-6 साल हो गए। अब ये वृद्धा जो कि बीमार रहने लगी, इस बीच एक बच्चा 4 साल का और दूसरा 6 साल का, 2 साल का, दोनों के अंदर अंतर था, जिस तरह से कंचन और कामिनी के अंदर था। सूर्यभान राजकुमार और वीर प्रताप मंत्री, जो अब राजकुमार नहीं रहा, राजा हो गए। सूर्यभान राजा और वीर प्रताप मंत्री, ये दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए उसी झोपड़ी के पास आए, जो कि आज से 6 साल पहले आए थे, 7 साल पहले, जो भी हो। अब वहां पर आए तो नदी के किनारे 2 छोटे छोटे बच्चे काठ के घोड़े को नदी में पानी पिलाने के लिए बार बार डुबो रहे थे और कह रहे थे, काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, चल पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। राजकुमार ने जब ये सुना, बोलने लगा, बच्चों तुम कौन हो और ये कविता क्या पढ़ रहे हो? भला काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पिएगा क्या? और लोहे की लगाम कहां होती है? दोनों सुकुमार बच्चे हंसे और कहने लगे कि ये तो हमें हमारी मौसी ने सिखाया है। बताओ तुम्हारी मौसी कौन है, मैं मिलना चाहता हूं। सूर्यभान राजा और वीर प्रताप सिंह मंत्री दोनों की दोनों उस झोपड़ी के पास गए, और जब उनकी मौसी से मिले तो देखते ही रह गए। वीर प्रताप तो उसके रूप के ऊपर ही उसी क्षण मोहित हो गया, पर राजकुमार जो थे पहले, कामिनी तो जानती थी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि राजन आप आइए, अब आप राजकुमार नहीं हो। मैं आता हूं, पर मुझे ये बताओ, ये लड़के जो गा रहे हैं और मुझे ये कहते हैं कि काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम, और इन्होंने जब मैंने पूछा कि तुम ये क्या गा रहे हो, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये तो हमारी मौसी ने हमें सिखाया। तो ये क्या सिखा रही हो तुम? तो ये कहती है कामिनी, जब कोई स्त्री कुत्ते और बिल्ली को पैदा कर सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है? ये बात सुनते ही सूर्यभान राजा सोचने लगे, तुम्हें कैसे पता और तुम कौन हो? इसी बीच दाई बाहर आ गई कि तुम इसे नहीं जानते हो, ये तुम्हारे ही राजमहल के अंदर तुम्हारी बड़ी पत्नी के साथ में उसकी दाई बनकर रही, अपना रूप बदल कर रही, ये कंचन की सगी बहन है। अब पूरी स्टोरी किस तरह से उस दाई ने सुनाई, दाई को तो जानता था, अब उसे याद आने लगा कि हां, मेरी बड़ी पत्नी ने किसी को रखा था पर उसने कभी देखा नहीं था, राजकाज इतना बड़ा, पर
ये कैसे संभव? अब कामिनी ने सारा षड्यंत्र बताया कि ये तो सौभाग्य अच्छा कि ये काम मुझे सौंपा गया, पर तुम्हारी बड़ी पत्नी नहीं जानती थी कि मैं कंचन की सगी बहन हूं। अब पूरा रहस्य एक एक करके जब परतें खुलने लगी और कहा कि ये दोनों बेटे और कोई नहीं तुम्हारे ही है। दोनों बच्चों को आलिंगन कर राजकुमार सूर्यभान रोने लगे। मंत्री वीर प्रताप भी रोने लगा। अब उन्होंने कहा कि गुस्सा आ रहा था बड़ी वाली पत्नी के ऊपर। उसने कहा ऐसा मत करो, वो यदि किसी की गुनहगार है तो वो कंचन की गुनहगार है, आप उसे सजा मत दो। कंचन को पहले कारागार से निकालो, उससे माफी मांगो और उसी के ऊपर सौंप दो कि बड़ी रानी को क्या दंड दिया जाए। वही हुआ। सूर्यभान राजा ने दोनों बच्चों को अपने घोड़े पर अपने साथ बिठाया था और वीर प्रताप, वो जान गए थे वीर प्रताप की आंखों में देखते ही कि कामिनी से ये मन ही मन प्रेम करने लगा है। उसने वीर प्रताप के घोड़े के ऊपर कामिनी को बिठाया। कामिनी भी उसे मन ही मन चाहती थी वीर प्रताप को। राजधानी पहुंचे। राजधानी पहुंचने के बाद सबसे पहले कारागृह में गए, कंचन को बाहर निकाला, घुटने के बल नीचे बैठकर उनसे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, वस्तुस्थिति से आज मुझे अवगति प्राप्त हुई है, मैं जान पाया हूं। पर यह अत्यंत भोले और अत्यंत सरल, उसने हंसते हंसते माफ कर दिया और कहा कि इसमें आपका दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का दोष है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ। खैर, अब बड़ी वाली रानी को बेड़ियों में जकड़कर उसके सामने पटक दिया गया और कहा गया कि कंचन तुम चाहो जो इसे सजा दे सकती हो। कंचन ने कहा नहीं महाराज, इसे कोई सजा मत दो, ये भी आपकी ही पत्नी है और भाग्य योग इसकी मति भ्रमित हो गई, इसलिए इसने ये सब कुछ षड्यंत्र रचा, इसमें इसका भी कोई दोष नहीं है। इतनी बड़ी बात जब अपनी पत्नी कंचन के मुंह से राजा सूर्यभान ने सुनी तो जमीन पर बैठकर रोने लगे कि हे प्रभु, तूने सचमुच में एक देवी के साथ मेरा विवाह कराया है, इसका मन कितना पवित्र है, ये सामने वाले की गलती होते हुए भी उसे माफ कर रही है, इसके जैसा उदार हृदय किसी का नहीं होगा। कामिनी तो जानती थी मेरी बहन उसको सजा दे ही नहीं सकती। खैर, उसने बिना सजा दिए ही बड़ी वाली पत्नी को रास्ते पर लेके आ रही, घुट घुट कर मरने लगी। उसने कहा दीदी आप ऐसे मत करो, आप आराम से रहो। पर इसे अपनी जो बदनामी हो गई वो सहन नहीं कर पा रही थी, पर यह भी जानती थी कि कंचन सचमुच में कितनी महान है, मैं उसके लिए क्या सोचती थी, मैंने क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया। दोस्तों, कर्मों का फल भोगे बिना किसी को भी छुटकारा नहीं मिलता। इधर वीर प्रताप सिंह का विवाह कामिनी के साथ धूमधाम से कर दिया गया। पर कहानी ये नसीहत देती है दोस्तों, जब अच्छे दिन होते हैं तो फूल के कुप्पे मत हो जाइए और जब बुरे दिन आते हैं तो हताश और निराश मत होइए। सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। पर कर्म करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे से किसी के हृदय को आघात पहुंचे, ऐसा कार्य हम कभी भी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रति गुरुवार को यदि आप इसी तरह की रहस्यपूर्ण कहानियां और कुछ ना कुछ प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।